हेलो, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ डॉक्टर सुरभि एंड आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई से रिलेटेड। पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कैटरैक्ट के बारे में, बट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक है ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा क्या होता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं और कैसे ये हमारी देखने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर अब्दुल कादिर. He is senior consultant of ophthalmology at our hospital, so we'll gain lot of knowledge. तो सर, सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगी कि ग्लाउकोमा शब्द जैसे आता है तो एक क्या पिक्चर बनती है, क्या है ये ग्लाउकोमा? ग्लाकोमा एक्चुअली एक आँख की ऐसी बीमारी है जो कि इरिवर्सिबल कॉज है ब्लाइंडनेस का। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके प्रति अवेयरनेस बहुत ही कम है समाज में। तो इस बीमारी के अंदर आँख की नस के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। आँख की जो नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व हम जिसको बोलते हैं, उसका डैमेज होने लगता है और उसका जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। सर, ग्लाउकोमा के मेन सिम्टम्स क्या होते हैं और ये स्टार्ट कैसे होता है, क्या कॉजेज हो सकते हैं? मोस्टली ग्लाकोमा की सबसे ख़राब बात ये है कि मोस्टली ग्लाकोमा एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते। जैसे कि कैटरैक्ट में हम लोग सिम्टम्स जी। देख पाते हैं कि विजन का प्रॉब्लम होने लगा, तो ग्लाउकोमा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ग्लाकोमा के अंदर मोस्टली कोई सिम्टम्स नहीं है। तो अब आप पूछेंगे कि कुछ सिम्टम्स भी नहीं आते हैं और बीमारी हो रही है, तो इसमें क्या है? पता कैसे चलेगा तो मरीज को? हमारे जो नज़र होती है वो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा सेंट्रल विज़न होता है जो बिल्कुल हम सामने का देखते हैं, जो बिल्कुल हमें क्लियर मोस्ट होता है, जहाँ हमें सबसे क्लियर देखना होता है जी वहाँ हम अपना फेस कर लेते हैं, हमें वो चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखती है। जी उसके सापेक्ष हम जैसे जैसे दूर देखते हैं, मतलब जैसे मैं सामने देख रहा हूँ, इसके सापेक्ष मुझे जितनी दूरी की चीज़ है वो उतनी ही कम डिटेल में नज़र आ रही लेकिन कम डिटेल नज़र आ रही है। जी तो पूरे इसको हम विजुअल फील्ड बोलते हैं। जी तो सामने की नज़र इस विजुअल एक्विटी यानी नज़र, विजन, और बाकी विजुअल फील्ड। तो इसके अंदर विज़न पर बहुत ही एडवांस स्टेजेस में इफ़ेक्ट आता है। मतलब सामने की नज़र आखिरी टाइम तक क्लियर रहती है लेकिन विजुअल फील्ड लॉस होने लगता है, चारों तरफ का विजुअल फील्ड लॉस होने लगता है और जो कि परमानेंट होता है। जी तो बेसिकली ग्लाउकोमा जो है वो विजन के लिए इतना हार्मफुल है, समटाइम्स ये इरिवर्सिबल हो सकता है अगर इसको हम समटाइम्स लोगों नहीं, ने हमेशा इट इज़ इरिवर्सिबल। हमेशा। यस। तो टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं ग्लाउकोमा को करने के लिए, कि लाइक ग्लाउकोमा हुआ है किसी मरीज को तो उसके लिए क्या सर्टेन टेस्ट्स हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं? जैसे पहले थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल में बताना चाहूँगा। जी जैसे हमारी आँख होती है वो सिर्फ एक कैमरे की तरह काम करती है। जी आँख का सिर्फ इतना काम होता है कि वो बिल्कुल सिग्नल्स को क्लियर कर ले। मतलब कोई चीज़ जो को फोकस कर ले, जो भी चीज़ है उसको देखनी है, उसको फोकस कर कर और जो सिग्नल्स हैं उनको, मतलब क्लियर सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचा ले। जी बाकी इंटरप्रिटेशन, कलर, शेप, साइज, एवरीथिंग जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो ब्रेन का काम होता है, इंटरप्रिटेशन का काम ब्रेन का होता है। तो ये जो सिग्नल्स ले जाने का काम करती है ये ऑप्टिक नर्व करती है, जो कि ओके ब्रेन को, आँख को ब्रेन से कनेक्ट करती है। तो ऑप्टिक नर्व का डैमेज जो स्टार्ट हो जाता है, यानी ऑप्टिक नर्व अंदर से हॉलोनेस उसकी बढ़ती चली जाती है, तो सिग्नल्स कम जाते हैं। अच्छा जब सिग्नल्स ब्रेन को कम जाते हैं तो वो फील्ड लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो, जैसे आपने पूछा टेस्ट क्या कराने चाहिए, सबसे पहले हमें कुछ क्लिनिकल टेस्ट हम करते हैं। जैसे मान लिया हमें लगता है कोई पेशेंट है उसको जी ग्लाकोमा हो सकता जी है, जी तो कुछ क्लिनिकल टेस्ट जैसे एनसीटी, आईओपी, इंट्राओकुलर प्रेशर, आँख का प्रेशर बढ़ने से भी ये प्रॉब्लम होती है। जी आँख का प्रेशर हम टेस्ट करते हैं, गोनियोस्कोपी और कॉर्नियल थिकनेस, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस हम जी देखते हैं, जी प्रेशर को देखते हैं कि ये फास्ट पॉजिटिव या फास्ट नेगेटिव तो नहीं है। जी उसके अलावा जो एडवांस टेस्ट बेसिकली हम करते हैं, हम फील्ड टेस्ट करते हैं, जी विजुअल फील्ड टेस्ट करते हैं, जो कि एक कंप्यूटराइज टेस्ट होता है। उसके अलावा जो ऑप्टिक नर्व का एक पार्ट होता है, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर, तो जी रेटिनल नर्व फाइबर लेयर
RNFL वो थिन होने लगती है, तो उसकी थिकनेस हम चेक करते हैं, सारे कंप्यूटराइज टेस्ट हैं। तो सर ग्लाकोमा के भी डिफरेंट टाइप्स होते होंगे, और जैसे कि टाइप्स अगर चेंज होते होंगे तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी चेंज होता होगा। तो क्या प्रोबेबल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं ग्लाकोमा के? जी हाँ, ग्लाकोमा के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। ब्रॉडली, अगर बहुत ही ब्रॉडली मैं बताऊँ तो ओपन एंगल ग्लाकोमा, एंगल क्लोजर ग्लाकोमा होते हैं। फिर ओपन एंगल ग्लाकोमा के कई सारे सब टाइप्स टाइप्स होते हैं, हाँ जी। और एंगल क्लोजर ग्लाकोमा के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लाकोमा भी जी होते हैं। जी जी। तो अगर एंगल क्लोजर ग्लाकोमा जो होता है वो कंपेरेटिवली कम हार्मफुल होता है। उसमें आँख का प्रेशर एकदम से बढ़ने लगता है। आँख के अंदर जो एक एक्वस होता है, आँख के अंदर जो आँख के अंदर एक पानी होता है जो आँख के अंदर ही बनता है, आँख के अंदर ही ड्रेन होता रहता है, तो उसके ड्रेनिंग चैनल्स ब्लॉक होने लगते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट हम लेज़र से करते हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर को मेंटेन करने के बाद में दवाइयों से, उसके बाद हम लेज़र से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आँख के अंदर ही कुछ ऑल्टरनेट रास्ते बनाते हैं जिससे वो प्रेशर एक सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ता है। जी। उसके अलावा ओपन एंगल ग्लाकोमा होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्टेज, अकॉर्डिंग टू डैमेज हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और मोस्टली ग्लाकोमा, देखिए ग्लाकोमा का एक्चुअली ट्रीटमेंट, हम यहाँ पर वर्ड गलत यूज़ कर रहे हैं। ग्लाकोमा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ग्लाकोमा का कोई इलाज नहीं है। अगर किसी की ऑप्टिक नर्व 50% डैमेज हो चुकी है तो वो 50% वापस कभी भी नहीं आएगी। जी। जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो प्रिवेंशन करते हैं एक्चुअली, कि वो फर्दर और ना बढ़े। बस। राइट। तो ग्लाकोमा की सर्जरी कब बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि कर दे, इसके बाद अगर नहीं करा तो फिर ब्लाइंडनेस तक पेशेंट जा सकता है, तो व्हेन इट इज द फेज वी शुड डू? ग्लाकोमा मोस्टली आई ड्रॉप्स से ही, जो इंट्राओकुलर प्रेशर लोअरिंग एजेंट्स होते हैं उनसे कंट्रोल होता है मोस्टली हो जाता है। लेकिन जब कई बार हमें कुछ लेज़र ट्रीटमेंट कंबाइन करने पड़ते हैं, तो जब ये दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं होता तब हम इसका ऑपरेशन प्लान सो करते बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लान कि पहले हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट चालू करते हैं। हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जो है अगर उससे क्योर नहीं होता है, मतलब बेसिकली क्योर तो नहीं, एक लेवल तक आकर के वो नहीं रुकता है, तब फिर हम लोग करते हैं सर्जरी। तो जैसे कि सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो सर्जरी के भी बहुत सारे टाइप्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी होती है, बट इन एन एग्रीगेट अगर देखा जाए तो एक पेशेंट अगर आज मान लीजिए सर्जरी के लिए आता है, तो हाउ मच टाइम इट टेक्स कि वो घर अपने वापस जा सकता है विद द प्रिस्क्रिप्शन एंड मेडिकेशन मेंशन? डे केयर सर्जरी है, हाँ जी। सेम डे पेशेंट ऑपरेशन के बाद घर जा सकते हैं। सो सर्जरी के बाद कितने टाइम तक ऐसा है कि हेड वॉश नहीं करना होगा? ऑलमोस्ट इट डिपेंड्स कि पेशेंट की हाइजीनिक कंडीशन कैसी है, और सिस्टमिक इश्यूज तो नहीं है। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको थोड़ा सा इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं, तो ऑलमोस्ट 10 डेज़ टू 2 वीक्स का हम हेड बाथ का बताते हैं कि नहीं करना है, और बाकी पेशेंट को 5 दिन से लेकर 1 हफ्ते का। जी। लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ मेजर प्रॉब्लम। तो उस केस में क्या कॉम्बिनेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम आईज में हो सकते हैं कि किसी को ग्लाकोमा हो और साथ में डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो, तो ऐसे में ट्रीटमेंट हो सकता है अलॉन्ग विद सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस? ट्रीटमेंट सब कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद भी हो सकता है, और ट्रीटमेंट तभी करते हैं जब हमें आउटकम का डेफिनेट लगता है कि हम आउटकम अच्छी पेशेंट्स को दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ में ग्लाकोमा। यस, डायबिटिक रेटिनोपैथी इज़ इटसेल्फ कॉज ऑफ सेकेंडरी ग्लाकोमा। तो उसके अंदर एक दूसरा प्रोसीजर होता है, PDR, जब प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होने लगती है, कुछ नई नसें आँख की पर्दे के ऊपर बनने लगती हैं, फिर वो जब आगे आने लगती हैं, हमारे आइरिस वाले पार्ट पर भी आने लगती हैं, नियोवैस्कुलराइजेशन ऑफ आइरिस जिसको NVI बोलते हैं, वहाँ पर वो आने लगती है और एंगल्स को ब्लॉक कर देती हैं, प्रेशर पड़ने लगता है, ग्लाकोमा डेवलप हो जाता है। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि लाइक जेनेटिकली भी कुछ चीज़ें रिलेटेड होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, जेनेटिकली भी इसमें काफ़ी चीज़ें रिलेटेड होती हैं।
और लाइक कुछ ही केसेस होते हैं जिसमें बच्चों को कैटरैक्ट होता है, तो लाइक एक अर्ली एज में अगर बच्चे को ग्लाकोमा होता है, फॉर एन इंस्टेंस एज 3 to 5 years की हो, तो क्या उसमें उस टाइम हम लोग सर्जरी करते हैं, या फिर बच्चे को एक एज सर्टन एज पे आने के बाद, या तो प्यूबर्टी या फिर अडल्ट जब हो जाए बच्चा तब सर्जरी प्लान करते हैं? देखिए पीडियाट्रिक ग्लाकोमा, जो कॉन्जेनिटल ग्लाकोमा होते हैं तो उनमें तो दवाइयों से वो कंट्रोल होते ही नहीं है, उसमें तो हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है इमिडिएटली, अर्लीस्ट पॉसिबल हम ऑपरेट करें। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी कीमती समय दिया और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। सो अगर कोई भी क्वेरीज हो या फिर इंक्वायरीज हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें सो दैट वी कैन सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू so much for having us on air. Please like, subscribe. Have a nice day. Thank you. Thank you.